नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। आज मैं बताने जा रहा हूं कि क्या जो अभी आपका पेपर हुआ है उसका क्या रिजल्ट रहा और जो बच्चों ने उसके मार्क्स बताए हैं उसके आधार पर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। देखिए, यूपीआरवीएनएल जेईई का जो पेपर हुआ है 24 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में, 25 तारीख को 2 शिफ्ट में हुआ है। तो उनको जो इस बार का पेपर था वो थोड़ा सा अलग तरीके का इन्होंने दिया था। उसमें देखिए, जो 24 तारीख की इवनिंग शिफ्ट है उसमें मोस्टली कैड कैम ही पूछा गया था, और उसके बाद जो 25 तारीख को फर्स्ट वाला पार्ट था मॉर्निंग का शिफ्ट, उसमें मोस्टली कैड कैम पे ही उन्होंने फोकस किया था। और जो इवनिंग वाला पार्ट है 25 तारीख, उसमें उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और उसमें भी कैड कैम काफ़ी था, कंप्यूटर था। तो इस बार का जो पेपर आया था एकदम अलग तरीके का था, फिर भी लोगों ने परफॉर्म किया है बच्चों ने। और मैंने जो पोस्ट डाला था यूट्यूब पे उस पर कमेंट पूछा तो लोगों को कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो लोगों ने अपने अपने मार्क्स भी बच्चों ने बताए हैं। तो देखिए, उसके आधार पर ही आपके मार्क्स लगभग आएंगे। तो देखिए क्या है कि जो तो 3 पार्ट है, आप जैसे देखिए 24 तारीख को इवनिंग का पार्ट है, 24 अक्टूबर की इवनिंग का पार्ट है, ठीक। उसके बाद 25 अक्टूबर को मॉर्निंग है और 25 अक्टूबर को फिर इवनिंग का। देखिए, अब इसमें से कई जो पेपर, अगर हम टफनेस की बात करें तो जो सबसे अधिक टफ है वो ये वाला सबसे अधिक टफ बच्चों ने बताया कि ये वाला जो पेपर आया है वो सबसे अधिक टफ आया है। और इन तीनों में कंपैरिजन में करें तो जो ये वाला पार्ट है इन तीनों में सबसे इजी आया है, ठीक। और ये इन दोनों के बीच का लगभग मॉडरेट टाइप का है, लेकिन फिर भी पेपर जो आया था वो टफ ही आया था हम कहेंगे, क्योंकि इस बार जो पेपर उसके क्वेश्चन अलग तरीके के पूरे कैड कैम से पूछ लिए गए। जो नॉर्मली किसी प्रकार के जो जेईई के एग्जाम होते हैं उसमें कैड कैम के क्वेश्चन उतने नहीं पूछे जाते हैं। इस बार पूरा कैड कैम फोकस्ड इन्होंने पेपर बनाया था एकदम अलग तरीके का। तो देखिए, जो पेपर के बच्चों ने बताया उसके आधार पे अलग अलग मार्क्स बताए हैं बच्चों ने। तो जो देखिए क्या होगा, सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में जब पेपर होता है तो पेपर का सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो भी माह है, जिस शिफ्ट में भी आपने पेपर दिया है उसकी आंसर की भी आ गई है, आपकी रिस्पॉन्स शीट आ गई, उसमें ये भी पता कि आपने कौन सा टिक लगाया है और सही आंसर उन्होंने क्या दिया है। तो सबसे पहले देखिए, वो जो आंसर की दी है वो उसमें मैंने देखा तो उसमें कई जगह पे आंसर गलत दिए हुए हैं और उसका आपको ऑब्जेक्शन करना है और ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आपके मार्क्स उसके कारण कुछ भी बढ़ जाते हैं तब भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर बॉर्डर पे है तो हो सकता है कि आप सिलेक्शन वाले कैटेगरी में आ जाएं, तो इसलिए आपको ऑब्जेक्शन ज़रूर करना है। अभी देखिए, शायद ऑब्जेक्शन की लिंक नहीं दी गई है। हमको लगता है कि जैसा तक जब पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, 1 नवंबर तक पेपर है, उसके बाद जब ऑब्जेक्शन के लिए समय दिया जाएगा और ऑब्जेक्शन की लिंक भी दी जाएगी जहाँ पे आप जाके ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो पहले देख लीजिए। आपको जिस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना है उसके क्वेश्चन की क्वेश्चन ID नोट कर लीजिए, और साथ में आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सिर्फ ऑब्जेक्शन कर देने से नहीं होगा, उसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। तो आप उस प्रूफ को कलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी ऑब्जेक्शन का समय है तो आप अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन जरूर दीजिए, ठीक। तो फिर भी तो उससे क्या होगा कि आपके जो मार्क्स हैं, अगर आप हो सकता है सेफ जोन की तरफ बढ़ जाएं, क्योंकि हमारे समय पे भी क्या है कि पहले आंसर की जो शुरू में आई थी उसमें कई आंसर गलत थे, और उसके बाद जब उसका लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था तो उसके मार्क्स बढ़े, तो कई लोगों के 8 से 10 मार्क्स तक बढ़ गए थे, तो उसका काफ़ी असर पड़ा था। तो देखिए, जो पूरा एनालिसिस के आधार पर जो मैं बता पा रहा हूँ कि ऑब्जेक्शन मान लीजिए होने के बाद आपके मार्क्स जो भी आएंगे, यहाँ तक भी आएंगे वो अलग बात है। अभी जो आपके मार्क्स आ रहे हैं वो, तो देखिए सबसे पहले आपका जो भी होगा तीनों शिफ्ट के मार्क्स के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन नॉर्मली ऐसा होता है कि जो सबसे टफ पेपर होता है उसमें जो बच्चों ने मार्क्स गेन किए हैं उससे क्या है अधिक हो जाए, उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं। जो इजी वाला पेपर होता है उसके मार्क्स क्या होते हैं, कम होते हैं। तो मतलब नॉर्मलाइजेशन ये मतलब जरूरी नहीं है कि आपके मार्क्स हमेशा बढ़ेंगे, आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका पेपर टफ है या ईजी। अब आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि कौन सा पेपर टफ है या ईजी? तो देखिए, ये नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो इसके बाद बनाता रहा हूँ, उसमें आप समझ जाएंगे कि किसी भी क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जाम में किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो देखिए, जो भी मार्क्स बच्चों ने बताए हैं, जो भी कमेंट बॉक्स, उस आधार पर जो मैं समझ पा रहा हूँ या जो मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, वो जो कट ऑफ जो अप्रॉक्स आपकी जो आएगी, अगर हम लोग अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी की लगभग 125 के आसपास जा सकती है का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और जो ओबीसी
या फिर EWS की जो कट ऑफ जा सकती है वो लगभग 120 के आसपास जा सकती है। इन कट ऑफ में ±5 का लगभग अंतर आ सकता है, ठीक। और SC ST की अगर हम लोग बात करें तो इनकी कट ऑफ लगभग 100 जा सकती है, ठीक। तो ये तीनों मेन कैटेगरी हैं। तो इन तीनों कैटेगरी के आधार पे ही आपको अपने मार्क्स लगभग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप किस मतलब जोन में होंगे, सेफ जोन में होंगे या अनसेफ जोन में होंगे, या फिर आप क्या है सिलेक्शन के आपके चांसेस क्या है, तो आप यहाँ से तय कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने लगभग मोटा मोटा बताया है, इतने लगभग मार्क्स हो सकते हैं, ठीक। इसके अनरिजर्व के 125, OBC या EWS के 120 और SC ST के लिए 100 मार्क्स आप सिलेक्शन मान सकते हैं। यदि आपके मार्क्स इससे आसपास हैं, इसमें ±5 का वेरिएशन हो सकता है। तो आप क्या है आगे के स्टेप की तैयारी कर सकते हैं। आगे के स्टेप की तैयारी क्या करना है, आगे के स्टेप में तो इसमें कोई इंटरव्यू तो है नहीं, तो इंटरव्यू की तो कोई तैयारी करना नहीं, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तैयारी करना है। तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने चाहिए उसके बारे में। तो आप वो डॉक्यूमेंट तैयार रखिए ताकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई दिक्कत ना आए और आपका सिलेक्शन पक्का रहे, ठीक। साथ में दूसरी बात बता देता हूं कि जिनको लगता है कि आप इस जिस सेफ जोन में आ रहे हैं, मतलब सिलेक्शन वाले जोन में आ रहे हैं वो भी, और जो लोग इस सिलेक्शन जोन में नहीं आ रहे हैं वो भी, आप लोग अपनी तैयारी जारी रखनी है, तैयारी बंद नहीं करनी है। अगर आप सिलेक्शन जोन में आ रहे हैं तब भी ये मान के चले कि अगर आपको तैयारी अपनी रखनी है, क्योंकि आने वाले इसके बाद भी कई पेपर्स आने वाले, NHPC का है, UPSSC भी है, तो आपको तैयारी बंद नहीं करनी है, तैयारी कंटिन्यूअस रखिए। ताकि आप क्या होता है ना कि मान लीजिए कि इसमें अगर किसी तरह से कुछ मिस हैपनिंग भी हो जाती तो आगे के लिए आपके लिए बेटर चांस रहे और आपका दिमाग भी एकदम फ्रेश बना रहता है, तैयारी करते रहते तो चीज़ें भूलती नहीं हैं। और जो इस नंबर को अचीव करने में चूक गए हैं या थोड़े से कम है, 110 तक है, वो भी हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि मैं रिजिडली नहीं बता रहा हूँ कि इतने ही होगा, इससे कम भी हो सकता है और इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको देखिए, जो लोगों ने तैयारी की है और इधर तक नहीं पहुंच पाए, कई लोग मार्क्स बता रहे हैं कि मेरे 98 मार्क्स हैं, 96 मार्क्स हैं, तो देखिए आप क्या एकदम बाउंड्री लाइन पर हैं, एकदम मतलब तैयारी के एकदम नज़दीक हैं, ठीक। आपको थोड़ा सा और एफर्ट लगाना है और अपनी लिमिट को थोड़ा और पुश करना है और तो आप सिलेक्शन जोन में पहुंच जाएंगे। देखिए क्या होता है, एक समय आता है फिर कि जब आपकी तैयारी लगभग एकदम फिनिशिंग लाइन पे आने लगती है, आप थोड़ा थोड़ा चूक रहे होते हैं और किसी में एक सिलेक्शन हो जाता है, या कभी कभी लोगों की तैयारी इस स्तर की हो जाती है कि 3-4 जगह सिलेक्शन हो रहा होता है। तो आपको उस स्तर तक जब पहुंच जाएंगे तो आपको स्वयं ही फील होने लगेगा कि हाँ ये बेहतर है। अब देखिए, आज के पेपर में जो सबसे ज़्यादा गलतियां लोगों ने की है वो मैं बता देता हूं कि देखिए, ये पेपर जब टफ आता है, देखिए जब पेपर इजी आता है तब तो आदमी बहुत आसानी से बढ़िया से सारे पेपर क्वेश्चन पढ़ता है, टिक करता है, लेकिन जब क्या होता है कि पेपर टफ आता है तो उस वक्त सबसे बड़ी गलती आदमी क्या करता है, सबसे बड़ी गलती ये करता है नेगेटिव मार्किंग की। तो जब नेगेटिव मार्किंग हो रही हो तो उस वक्त आपको सबसे अधिक सावधानी नेगेटिव मार्किंग में ही रखनी होती है। जब पेपर टफ होता है तो लगता है पेपर बन ही नहीं रहा है, तो हम लोग को क्या करें, अपनी तरफ से टिक लगाते चले जाते हैं, वो काफ़ी हानिकारक हो जाता है। तो जब भी ऐसा प्रकार का पेपर है जिसमें आपको लगता है कि क्वेश्चन टफ है, तब तो आपको क्या करना है, तब तो और अधिक सावधानी से क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना रहता है। चलिए, जैसा भी है पेपर में निराश होने की आवश्यकता है। जो जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो उनको भी उनको तो अच्छा बधाई है ही, और जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जिनको लगता है कि ये चांस मिस कर गए हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको बिल्कुल अभी तैयार मतलब निराश नहीं होना है। आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है और दूने उत्साह के साथ जारी रखनी चाहिए, ठीक। जो बीत गई वो बात गई, ठीक, तो उसको क्या है उसको भूल जाना है और आपको नए की ओर बढ़ना है, ठीक। तो अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है किसी भी एग्जाम में, सिर्फ UPRVNL में ही नहीं, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन उसी पर ही होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो टफ है, इजी है और कह रहे हैं, हम लोग अपने एक्सपेक्टेशन के आधार पर कह रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए जब नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा तो वहाँ पे कोई लिखा तो होता नहीं कि ये पेपर टफ में आ रहा है कि यही पेपर इजी में आ रहा है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, इसमें जो स्टूडेंट्स बैठे थे उन्होंने जो एवरेज मार्क्स गेन किए होते, मतलब जिनके जो मार्क्स आ रहे हैं उनका हम लोग मीन निकाला लिया जाता है, ठीक। इसमें जिसका मीन क्या होता है, सबसे अधिक होता है, उस पेपर को सरल मान लिया जाता है, जिसका मीन सबसे कम होता है उस पेपर को
कठिन मान लिया जाता है। तो इस आधार पे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ठीक, तो हो सकता है कि जो हमको इनको टफ लग रहा हो उसका एवरेज कम हो जाए, तो दूसरे वाले का एवरेज, तो दूसरा वाला टफ की श्रेणी में आने लगे, तो उससे डिपेंड करता है। तो जरूरी नहीं है कि हम इस शिफ्ट में आप यही कह सकते हैं कि इसी के मार्क्स बढ़ेंगे, फर्स्ट शिफ्ट के, मतलब 24 अक्टूबर की इवनिंग की शिफ्ट के ही मार्क्स बढ़ेंगे, या फिर 25 अक्टूबर की इवनिंग के ही मार्क्स कम होंगे। तो नॉर्मलाइजेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि हम एवरेज लेते हैं। तो जिसका एवरेज सबसे कम होगा उसका टफ पेपर मान करके उसके मार्क्स बढ़ाए जाते हैं, और जिसका एवरेज क्या होता है, कम होता है, उसको इजी मान करके उसका, जिसका एवरेज क्या होता है, अधिक होता है, उसको इजी मान करके उसके मार्क्स कम किए जाते हैं। तो अगले वीडियो में आपको नॉर्मलाइजेशन तरीका बता दूंगा। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। ठीक, अभी एक लक्ष्य चूका है तो कोई बात नहीं, आप अगले लक्ष्य के लिए स्वयं को सुदृढ़ कर लीजिए। कहते हैं कि लक्ष्य में कम तु निश्चित तत्र एकाग्रम मनः कुरु संयमेन कुतो अभ्यास शीघ्र सिद्धिम प्रयच्छति। मतलब सबसे पहले आप अपने मन को कंसंट्रेट कर लीजिए और लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, फिर उस लक्ष्य की पे कंसंट्रेट होकर के जब आप अपना काम करेंगे तो आपको शीघ्र ही सिद्धि मिल जाएगी। ठीक, और अभी जब क्या है, देखिए दो चीजों पे आप वर्क कर रहे होंगे। सबसे पहले एक्यूरेसी पे वर्क कीजिए, और दूसरा पेपर को जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो जब पेपर टफ रहता है तो बहुत अधिक समय रहता है, तो लोग तुक्का लगाना शुरू कर देते, तो वहां आपकी एक्यूरेसी घट जाती है। तो आपको सबसे पहला क्या है, स्वयं को रोकना है। आपको ये समझ सीखना है कि कहाँ पर खुद को रोकना है। अगर आप खुद को रोकना नहीं सीख पा रहे हैं तो वहां पे आपके लिए काफी हानि हो जाती है। ठीक, तो इसीलिए आपको जब भी पेपर में नेगेटिव मार्किंग हो तब ये ध्यान रखिए कि आपको एकदम संयम से ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते होते हैं। तो देखिए बचता है, देखिए मोस्टली अभी तक जो हम लोग कन्वेंशनल सब्जेक्ट पढ़ते आते थे, फ्लूइड, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, तो इससे एकदम अलग पेपर आया था कैड कैम। तो इसमें देखिए क्या है, जो आपने तैयारी की वो और जो आपने तैयारी नहीं की, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने इसकी तैयारी नहीं की होगी। ठीक, तो इसमें जो उन्हीं लोग का हुआ है, या तो उन्होंने क्या है, या तो उनके तुक्के अच्छे लग गए हैं, या तो फिर उन्होंने सचमुच में उसकी तैयारी करके पेपर दिए होंगे। तो देखिए इसमें आपकी बिल्कुल भी खता नहीं थी, ये पेपर अलग तरीके का था ही। तो लेट इट बी गो, जिसका हो जाएगा तो हो जाएगा, जिसका नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। तो आप इसको छोड़िए, आगे नए की ओर बढ़िए। ठीक, तब तक के लिए फिर मिलेंगे आपसे, उसमें मैं बताऊंगा कि अगले वीडियोस में कि नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है। तब तक तैयारी जारी रखिए, तैयारी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तैयारी करते रहते हैं ना, कहते हैं कि करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। मतलब जिस प्रकार कुएं की जो बाट होता है उस पर रस्सी लगातार आती जाती रहती है, उस पर निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार लगातार अभ्यास करते करते कोई भी सफल हो सकता है। ठीक, तो फिर तैयारी जारी रखिए, यही मैं कहूंगा। तब तक फिर मिलूंगा आपसे नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।